नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जारी है हमारी पॉलिटी की सीरीज में अगला लेक्चर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि आने वाली जो सीरीज है, आगे के जो वीडियोस हैं और भी अच्छे होंगे और भी इंफॉर्मेटिव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। क्या है सिटीजनशिप एक्ट? The decision to grant and take away Indian citizenship is made on the basis of Citizenship Act 1955. Now let us know what are the provisions in this act. भारत में कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इसका आधार क्या होगा? तो इसका आधार जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था। जब संविधान बना तो उस टाइम के लिए आर्टिकल 5 से 10 तक में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, इसके बारे में आर्टिकल 5 से 10 में दिया हुआ है, जो पार्ट 2 है। लेकिन 11th जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसको भारत का पार्लियामेंट एक एक्ट बना के कभी भी रेगुलेट कर सकता है, और यहाँ बात उसी चीज की हो रही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक्वायर्ड, तो किस आधार पे भारत की नागरिकता ली जा सकती है? सिटीजनशिप बाय बर्थ, इफ अ पर्सन इज बोर्न ऑन और आफ्टर 26 Jan 1950 इन इंडिया, he or she is considered a citizen of India. भारत में अगर कोई किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, तो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाता है। तो इसी तरीके से लोग बनते रहे, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिक्कतें होने लगी, जैसे कि 1971 यानी 1971 में जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था, उसकी जो वॉर हुई थी, तो क्या हुआ, वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत आने लगे, और वो भारत आने लगे तो उनके बच्चों का जब जन्म भारत में हुआ तो वो भी ऑटोमेटिकली नागरिक बनने लगे। तो इस चीज को रोकने के लिए भारत सरकार एक नया प्रोविजन लेके आई। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोविजन। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। 1 जुलाई 1987 के बाद भारत का नागरिक वही होगा जिसका दोनों में से कोई भी एक पेरेंट भारत का नागरिक होगा उसके जन्म के टाइम पे। ठीक है, तो उस इंसान का भारत में जन्म होना जरूरी है, और आइदर पेरेंट्स में से एक पेरेंट भारत का नागरिक होना चाहिए उसके जन्म के टाइम पे। इफ समवन इज बोर्न आफ्टर 3 December 2004, he or she will be considered a citizen of India only if both his or her parents are citizen of India, or one of whose parents is a citizen of India and the other is not एन इलीगल इमिग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो आज के टाइम पे जो चल रहा है वो यही था, मतलब यही है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत का नागरिक वही होगा जिसके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक होंगे, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अब डिसेंट से मतलब ये है कि किसी इंसान का जैसे जन्म हुआ है तो उसके पेरेंट्स भारत में थे, नागरिक थे पहले, वो विदेश जाके सेटल हो गए, वहां रह रहे हैं, और उस इंसान का जन्म भारत के बाहर हुआ है। तो अ पर्सन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 Jan 1950 बट बिफोर 10 December 1992 इज एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 यानी 1992 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके जन्म के टाइम पे उसके फादर जो है भारत के नागरिक हैं, तो ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन बन जाएगा। दूसरा प्रोविजन क्या है बाद में जो आया, इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 December 1992 इज कंसिडर्ड एन इंडियन सिटीजन इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो क्या हुआ कि नारी सशक्तिकरण, महिला वुमेन एम्पावरमेंट, इसको बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले फादर को लेके सिटीजनशिप दी जा रही थी। इसमें क्या बोला गया कि अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक भारत का अगर नागरिक है उसके जन्म के टाइम पे, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 December 2004 कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिसेंट if he is not registered with the Indian consulate within 1 year of his birth। तो आज के टाइम पे यही है। इसमें क्या कहा गया थोड़ा अमेंडमेंट करके कि कोई भी इंसान अगर भारत के बाहर पैदा हुआ है और उसके जन्म के टाइम पे उसके माँ बाप भारत के नागरिक थे, लेकिन
उसने इंडियन कॉन्सुलेट में जन्म, उनके पेरेंट्स ने उसके जन्म के 1 साल के अंदर अगर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो मतलब एक तरीके से ये हुआ कि जिस कंट्री में वो रह रहा है वहां के इंडियन कॉन्सुलेट में जाके उसका बर्थ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। बाय डिसेंट बनना नहीं बनेगा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या प्रोसेस है भारत की नागरिकता लेने का। इफ अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली व्हेन द पर्सन मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप। यानी कि भारत की नागरिकता पाने के लिए पहले 7 साल उसको रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। अ पर्सन हु इज मैरिड टू एनी इंडियन सिटीजन एंड हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप। मान लीजिए कोई व्यक्ति है भारत की नागरिकता लेना चाहता है और उसके जो पति या पत्नी जो है वो भारतीय नहीं है, तो उसको भी कब मिलेगा? 7 साल पूरे होने के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है, जब वो 7 साल भारत में रह लेता है। अ पर्सन हु इज ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी एंड हिज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति है जिसका जन्म मान लीजिए बाहर हुआ है और वो फुल एज यानी कि एडल्ट हो चुका है, उस मानसिक तौर पे जानता है क्या सही क्या गलत है, और उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक के तौर पे रजिस्टर्ड हैं, तो उसे भारत की सिटीजनशिप दी जा सकती है रजिस्ट्रेशन होने पे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। माइनर चिल्ड्रन की बात यहाँ हो रही है, स्पेशल केसेस में दिया जाता है। मान लीजिए बाहर पैदा हुए हैं वो भारत के बाहर, और कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं इसके, उन्हीं कंडीशंस पे माइनर को दिया जाता है, वरना इसके लिए फुल एज वाला प्रोविजन है जो हमने पहले पढ़ा। Citizenship by naturalization. The central government may grant citizenship to an individual, not an illegal immigrant, on the receipt of the application if he/she holds the following qualification. अब भारत सरकार क्या है कि नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके तहत भी नागरिकता देती है, लेकिन उसका क्लॉज क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेनर, नॉट इलीगल इमिग्रेंट, not illegal migrant who is ordinary citizen in India for 12 years throughout the period of 12 months immediately preceding the date of application, and for 11 years in the aggregate in the 14 years preceding the 12 months, and other qualification as specified in third schedule to the act. इसमें क्या बोला है कि भारत का नागरिक बनने के लिए 11 साल उसे भारत में रहना है, 14 में से 11 साल उसे भारत में रहना है, और जब वो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद कंटिन्यूस 1 साल उसे रहना है। तो 14 साल से क्या मतलब है? मान लीजिए वो भारत में रह रहा है कोई फॉरेनर, और बीच बीच में वो अपने कंट्री भी जा रहा है, तो उन 14 साल में टोटल उसके 11 ईयर्स होने चाहिए, कुल टोटल पीरियड जो इंडिया में उसने स्पेंड किया हो। उसके बाद जब वो अप्लाई करता है एप्लीकेशन नागरिकता के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए, तो उसके बाद अगले 1 साल तक उसे भारत में रहना, वो जाएगा नहीं, तो कुल मिला के 12 साल हो गए। तो 12 साल भारत में रहने के बाद ही उसे नागरिकता दी जाएगी। He/she must not be from a country whose citizen cannot become citizen of India by natural means. वो किसी ऐसे कंट्री से नहीं होना चाहिए जिसके सिटीजन नेचुरल तरीके से भारत के नागरिक नहीं बन सकते। He should have good character. उसका जो व्यवहार है बहुत अच्छा होना चाहिए। Must have a good knowledge of languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution. तो 8th schedule में 22 लैंग्वेज लिखी दी हुई हैं, उनमें से कोई भी लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ भी है, उसे जो चीज़ें हैं मतलब लैंग्वेजेस आनी चाहिए। 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है, नॉलेज होनी चाहिए। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से मतलब है कि मान लीजिए कोई टेरिटरी इंडिया में आके मिल गई, जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो सिक्किम 70s के दौर में भारत में जुड़ा था, तो जब वो भारत में जुड़ा तो उसके जो सिटीजन थे वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली बन गए। तो इसी तरह से कि अगर भारत में कोई टेरिटरी आके विलय होता है किसी टेरिटरी का, तो उसके जो नागरिक हैं ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे, यही चीज़ इसमें कही गई। आइए पढ़ते हैं। Citizenship can also be obtained by the inclusion of a region in their country. If a foreign area becomes a part of India, then the people of the respective region can get citizenship of India. Snatched. अब छीनी कैसे जा सकती है? ये तो हमने जो पढ़ा अब तक वो ये था कि सिटीजनशिप भारत के लोगों को कैसे दी जा सकती है, या जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वो कैसे ले सकते हैं, है ना? अब किस तरीकों से छीनी जा सकती है? The Citizenship Act 1955 cites 3 reasons for the termination of citizenship: voluntary renunciation, by termination, by deprivation. इसमें क्या है voluntary renunciation में? If an Indian citizen wishes, who is of full age and capacity, he can relinquish citizenship of India by his will. कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 प्लस का है, जो मानसिक तौर पर स्वस्थ है, समझता है चीज़ों को,
तो अपने इच्छा से वो त्याग सकता है भारत की नागरिकता। When a person relinquishes his citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he may resume Indian citizenship. तो इसमें ये कहा है कि जो व्यक्ति त्यागता है, अगर उसके बच्चे माइनर हैं उस टाइम पे, तो उनकी भी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अगर उसके बच्चे 18 साल की एज के हो चुके हैं तो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं, वो उनकी विल है। बाय टर्मिनेशन, the Constitution of India provides single citizenship. It means an Indian person can only be a citizen of one country at a time. If a person takes the citizenship of another country, then his Indian citizenship ends automatically. However, this provision does not apply when India is busy in war. इसमें कहा गया है कि भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, आप दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं अक्षय कुमार हैं, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली तो भारतीय नागरिकता उनकी खत्म हो गई। लेकिन वॉर के टाइम पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ये एक तरह का इसमें जो है देखने को मिला, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। Deprivation by government. The government of India may terminate the citizenship of an Indian citizen if citizen has disrespected the constitution, has obtained citizenship by fraud, the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, within 5 years of registration or naturalization, a citizen has been sentenced to 2 years of imprisonment in any country, citizen has been लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। तो इसमें ये कहा गया कि किन तरीकों से वो अपनी सिटीजनशिप डिप्राइव कर सकता है। क्या है, अगर उसने भारत के संविधान का डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर उसने फ्रॉड मीन्स के थ्रू सिटीजनशिप ली है भारत की, या फिर उसने जो भारत के राज हैं, जो दुश्मन देश हैं, उन तक पहुंचाए हैं, तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। पिछले 5 सालों में अगर 2 सालों से जेल हुई है किसी भी कंट्री में, तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। या 7 साल तक वो भारत के बाहर रह रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो ये इंडियन सिटीजन्स के बारे में है कि वो अपनी नागरिकता किस तरीके से खो सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे CAA यानी जो था एक्ट, उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।